हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत ही अभिनंदन है, सत्कार है, अभिनंदन, स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है वो है चौहान वंश। और चौहान वंश में आज हमारा टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान। तो मित्रों, पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हम बात करेंगे। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो तृतीय शासक हैं, यानी वो शासक हैं जो राजपूतों की आन बान शान के प्रतीक हैं, जैसे महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने आपको मेवाड़ रियासत में कराया था, लेकिन आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताने वाले हैं मित्रों। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो भी राजपूतों की आन बान शान कहे जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो सोमेश्वर के पुत्र थे मित्रों। सोमेश्वर चौहान जो है उनके पुत्र थे। और इन सोमेश्वर चौहान की जो शादी होती थी वो है कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी से शादी होती है। और ये कर्पूरी देवी जो है वो कहाँ, दिल्ली के शासक कौन, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर की पुत्री है मित्रों। तो अनंगपाल तोमर की पुत्री है जो कौन, कर्पूरी देवी। और कर्पूरी देवी के पति है सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान के पुत्र है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की हम बात करें तो 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी का शासन काल है मित्रों। तो 1177 में ये अल्पायु में शासक बन जाते हैं, और इनका जो संरक्षक जो है उन्हें कैमास को बनाया जाता है। और इनकी जो माता कर्पूरी देवी जो है वो इनके लालन पालन में और इनके शासन में इनकी सहायता करती है। कर्पूरी देवी इनके लालन पालन में और कैमास को इनका क्या बना दिया, कैमास को इनका संरक्षक बना दिया। मित्रों, क्या होता है कि चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक जो भीम है, और भीम जो है वो उनकी हत्या कर देते हैं। किसकी, सोमेश्वर की हत्या कर देते हैं। तो अल्पायु में ही पृथ्वीराज चौहान को शासक बना दिया जाता है। अल्पायु में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बन गए, कैमास को उनका संरक्षक बना दिया गया। और गद्दी पर जो है अल्पायु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन मित्रों, कहते हैं कि राजपूतों का खून जो होता है वो राजपूती ही होता है, यानी कि चाहे उम्र छोटी थी लेकिन जज्बा बहुत बड़ा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया कि अपने आगे चल के शासन संभाला और अपने चचेरे भाई नागार्जुन से विद्रोह, यानी नागार्जुन का जो विद्रोह हुआ था उस नागार्जुन के विद्रोह को संभाला और उसका दमन किया। ये दमन जो है उसने बड़ी ही वीरता पूर्वक किया था मित्रों, यानी अपने चचेरे भाई किसका, नागार्जुन, और नागार्जुन के विद्रोह का क्या किया, दमन किया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भंडारक जो होते हैं उन भंडारकों को हराया और भंडारक आकर के उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। उसके बाद हम बात करते हैं 1182 की। तो 1182 में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं तुमुल का युद्ध। 1182 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं तुमुल का युद्ध। और इस युद्ध में कौन, चंदेल शासक कौन थे, परमर्दी देव। चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया था। और उनके जो सेनापति कौन, परमर्दी देव के जो सेनापति या सेनानायक जो थे कौन, वीर सेनानायक थे आला और ऊदल। वीर सेनानायक आला और ऊदल जो है वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से युद्ध में, 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध होता है जिसमें महोबा के चंदेल शासक जो है परमर्दी देव, और परमर्दी देव के जो सेना नायक हैं आला और ऊदल जो है इसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये वीर शासक कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आला और ऊदल को पराजित किया और उनको वीर गति पहुंचाया। उसके बाद बात करते हैं 1187 की। 1187 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम। तो चालुक्य शासक भीम जो है, यानी कि ये वो शासक है जिन्होंने सोमेश्वर की हत्या की थी। अब भीम पर अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भीम पर अटैक किया, चालुक्य शासक भीम पर अटैक किया। और क्या हुआ मित्रों, बाद में ये चालुक्य शासक भीम से इन्होंने संधि कर ली। बाद में संधि हो जाती है और संधि होकर के इनका जो शासन है वो बराबर, यानी कि बराबर इनका शासन चलता है। संधि के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है आगे चल के गद्दी संभालते हैं। लेकिन क्या होता है मित्रों, इनका एक मौसेरा भाई था जिसका नाम था जयचंद गेड़वाल। कन्नौज के गेड़वाल वंश का एक शासक था जयचंद गेड़वाल, जो कन्नौज के गेड़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद गेड़वाल। ये मौसी का लड़का था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मौसी का लड़का।
कारण क्या था, इनका विवाद का विषय क्या था कि दिल्ली के शासक अनंतपाल तोमर के कोई संतान नहीं थी, यानी पुत्रियां थी और पुत्रियों की शादी के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं था। तो क्या होता है कि अजमेर के सोमेश्वर के पुत्र और कर्पूरी देवी के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ये उनके नाना जो है कौन, अनंतपाल तोमर, वो गोद ले लेते हैं और गोद लेकर के दिल्ली का शासन जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सौंप देते हैं। दिल्ली का शासन पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सौंप दिया, इधर अजमेर का शासन हो गया। लेकिन क्या होता है, दूसरी पुत्री जो घेड़वाल वंश में आती है, उनके पुत्र यानी जयचंद को उनके नाना जो है वो कोई भी जमीन जायदाद जो है उनको नहीं देते हैं, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान तृतीय में संघर्ष होता है। जयचंद की एक पुत्री होती है जिसका नाम है संयोगिता। जयचंद की एक पुत्री है जिसका नाम है संयोगिता, और ये संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्रेम करती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय प्रेम करती है, संयोगिता का स्वयंवर रचा जाता है। तो जयचंद घेड़वाल जो है स्वयंवर के समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक मूर्ति ला करके और अपने दरवाजे पर रख देते हैं। एक द्वारपाल के रूप में, एक अपमान के रूप में वो वहाँ रखती जाती है। लेकिन क्या होता है, संयोगिता जब वरमाला लेकर के, स्वयंवर में वरमाला लेकर के जब जाती है, सभी राजाओं को छोड़ते हुए वो दरवाजे पर जाकर के और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के गले में वरमाला डाल देती है। पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पता चलता है तो पृथ्वीराज चौहान अपना घोड़ा लेकर के आते हैं, संयोगिता को घोड़े पर बैठा करके और एक नदी के किनारे ले जा करके हरे बांस का मंडप बना करके और उससे शादी कर लेते हैं। उससे शादी कर लेते हैं। यह जो दुश्मनी है और ज़्यादा बढ़ जाती है, किसकी, जयचंद की और जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दुश्मनी और बढ़ जाती है। जयचंद क्या करते हैं, जयचंद जो अफगान शासक अफगान शासक कौन है, मोहम्मद गौरी, अफगानिस्तान के जो शासक मोहम्मद गौरी हैं, उनको अटैक करने के लिए, दिल्ली का शासन उनको दिलाने के लिए आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं। दिल्ली का शासन मोहम्मद गौरी ये दिल्ली के शासन को देख करके मुंह में पानी आता है और वो आक्रमण करने के लिए 1191 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य क्या होता है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है, इस तराइन पर क्षेत्र है करनाल हरियाणा में। तराइन का जो मैदान है वो पड़ता है करनाल हरियाणा में, और इस मैदान में क्या होता है, भयंकर संघार होता है, भयंकर युद्ध लड़ा जाता है। किसके मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। कौन सा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर देते हैं। मोहम्मद गौरी यहाँ से बुरी तरह पराजित होकर के और चला जाता है अफगानिस्तान जो है अपने क्षेत्र चला जाता है। रात में भी उसे सपने में पृथ्वीराज चौहान दिखाई देते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है अपने गुरु के पास आता है, और उनके गुरु का नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इनके गुरु कौन थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मुझे रात में भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिखाई देता है। तो ख्वाजा जी कहते हैं कि इसका इलाज, जो कहते हैं ना सांप का इलाज, सांप के कांटे का इलाज तो सांप ही होता है, यानी जहर का इलाज जहर ही होता है, ऐसे ही इसका इलाज भी कहाँ छिपा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के पास ही है। तो तुम तैयार हो जाओ और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, और आगे चल के तुम्हें युद्ध करना है। तो मोहम्मद गौरी पूरी तरह से मना करता है कि मेरे बस की बात नहीं है। इधर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है वो उन्हें समझाता है कि आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे तू मेरे साथ चल, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा तू करता चल, तेरी जीत हो जाएगी। आगे क्या होता है मित्रों, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है वो आगे चलते हैं और पीछे से उनकी सेना चलती है। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी की सेना जो है वो पीछे से चलती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तर्ज पे, यानी उन्होंने जो कहा था उसी प्रकार युद्ध लड़ा गया, और ये युद्ध था 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ये सुबह के टाइम, सुबह के 3:30-4 बजे के समय ये अटैक कर दिया जाता है चौहानों की सेना पर। चौहान सेना जो अस्त व्यस्त थी और उस पर अचानक ही से अटैक कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो चौहानों की सेना थी, पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो पराजित हो गई। और इसमें क्या होता है, 1192 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैद कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैद कर लेता है और कैद करके यहाँ से अपने अफगानिस्तान क्षेत्र ले जाता है। अफगानिस्तान क्षेत्र ले जाता है। ऐसा कई पुस्तकों में देखने को मिलता है मित्रों।
इस युद्ध के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने पुस्तकों में, अपने अपने ग्रंथों में कई जिक्र किए। जैसे कि हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे कि इनके बारे में, तराइन के युद्ध के बारे में किन किन विद्वानों ने किन किन पुस्तकों में इसका जिक्र किया है। तो क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैद करके अफगानिस्तान ले गया। वहाँ पर जब वो उसको बंदी बना लेता है तो उसकी दोनों आँखें फोड़ दी जाती हैं, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दोनों आँख फोड़ करके और एक जेल में बंद करके कैद करके रख दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो से हमें पता चलता है कि क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ ये घटनाएं हुई थी। इसका विवरण जो है पृथ्वीराज रासो से हमें पता चलता है। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद्रबरदाई, ये मित्र हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। तो ये साधु का वेश बदल करके और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये अफगानिस्तान जा करके मोहम्मद गौरी के दरबार में पहुँच जाते हैं और मोहम्मद गौरी को एक विशेष बात के बारे में बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो शब्दवेदी बाण चलाने वाला निपुण शासक है, यानी ये बिना आंखों के भी शब्दवेदी बाण चला सकता है, शब्दवेदी बाण चलाने की कला में निपुण है। इस कला के बारे में किसने, चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताया। चंद्रबरदाई की बात सुन करके मोहम्मद गौरी के मुंह में लालच आ गया, बन के इस कला के प्रदर्शन को तो हम देखेंगे, ये कैसी कला है, इस कला को हम देखना चाहेंगे। तो चंद्रबरदाई की मुलाकात होती है, जेल में जो बंद पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं उनसे मिलते हैं और सारी बातें जो है वो एक बातों के माध्यम से पूरा डिटेल बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा और ये आपको करना है, ऐसे ऐसे ये बातें जो मैं बोलूँगा उसके माध्यम से आपको कुछ कर्तव्य करके दिखाना है, जिससे क्या होगा, पृथ्वीराज जो मोहम्मद गौरी है उसको हम मार गिरा देंगे। क्या होता है, दूसरे दिन दरबार लगता है तो पृथ्वी जो मोहम्मद गौरी है वो अपने आसन पर बैठे हुए हैं और इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लाया जाता है। उनकी आंखें तो फूटी हुई हैं और साथ में कौन आए हैं, साथ में उनके मित्र कौन, चंद्रबरदाई जो हैं वो साथ में पास में खड़े हैं। चंद्रबरदाई जो है वो एक दोहा बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है अपना तीर निकाल करके और तीर चलाते हैं, जिससे क्या है वो तीर जो है वो मोहम्मद गौरी के सिर के बीच में, यानी कि यहाँ पे मस्तक पे लगता है और इसके कारण क्या होता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है मित्रों, और यहाँ पे जो है ये सेना जो है उनको कवर कर लेती है, घेर लेती है। किनको, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को घेर लेती है। चंद्रबरदाई अपनी आटी में छिपी हुई जो कटार थी उसको निकालते हैं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के किसमें, पेट में घुसा देते हैं, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाद में अपने पेट में भी लगा लेते हैं, जिससे अपनी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी, चंद्रबरदाई की मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ था मित्रों, और दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई थी। तो 1192 में ही ये स्थिति बिगड़ गई और क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो हमारे वीर राजपूत थे वो इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होते। तो मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि की हम बात करें तो दरबारी कवि कौन थे, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई हैं। ये वही चंद्रबरदाई हैं जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ अंतिम समय तक साथ रहे और उनके जो मृत्यु के समय भी यही वहाँ उपस्थित थे, या इन्होंने ही अपने हाथों से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाई थी। बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा और दल पुंगल, राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि के नाम से भी नवाजा जाता था। तो यानी दल पुंगल जो है उसे कहते हैं विश्व विजेता। तो दल पुंगल विश्व विजेता कहा जाता था पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले दरबारी कवि की हम बात करें तो दरबारी कवि चंद्रबरदाई हमने देखे कि चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में प्रमुख दरबारी कवि थे। उनके बाद और भी कवि थे, जैसे जयानक भट्ट की हम बात करें। जयानक भट्ट ये भी कहाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कवि हुआ करते थे और उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की है मित्रों। उसके बाद में विद्यापति गौड़ के बाद में जनार्दन, और जनार्दन के बाद में बागीश्वर भट्ट नामक जो है विद्वान इसमें दरबार में रहा करते थे। इस दरबार में जनार्दन
जानक भट्ट, विद्यापति गौड़ और बागेश्वर जैसे विद्वान जो है वो वहाँ शरण लेते थे, रहा करते थे और अपने जो ग्रंथों की रचना वहाँ रहकर उन्होंने की है। पृथ्वीराज चौहान ने कला संस्कृति मंत्रालय की क्या की है, स्थापना की है। कला संस्कृति मंत्रालय की स्थापना पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने की थी और इसका मंत्री जो है वो पद्मनाभ को बनाया। इसका जो मंत्री बनाया किसका, कला संस्कृति मंत्रालय का जो मंत्री है वो पद्मनाभ को बनाया। और इसके जो अन्य मंत्री थे वो कौन थे, कैमास और भवनमल्ल। कैमास और भवनमल्ल जो थे वो इसके अन्य मंत्री थे। मित्रों, इन्हीं के दरबार में हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज जैसे विद्वान भी थे। किनके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज व्यक्ति हैं जिन्होंने, हसन निजामी ने ताजुल मासिर और मिनहाज उस सिराज जो है उन्होंने तबकात नासिरी नामक पुस्तकों की क्या की है मित्रों, रचना की है। तो ये हमने देखा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में जो तराइन का युद्ध हुआ है और उनके जो प्रमुख ग्रंथों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। मित्रों, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन को आपको दबाना है जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन करना है। मित्रों, ये वीडियो जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताई मैंने आपको। इसके बाद में अब हमारी आने वाली जो वीडियो है वो रणथंभौर के चौहानों के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।